हेलो एंड वेलकम दी इकोनॉमिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है, इससे पहले हमने राष्ट्रीय आय में विभिन्न कॉन्सेप्ट पढ़ी थे। इसमें हमने जो राष्ट्रीय आय थी उसमें हमने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, इन चार कॉन्सेप्ट को हमने एमपी और एफसी के द्वारा पढ़ा। पहले जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी को हमने एमपी यानी मार्केट प्राइस पर हमने जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और आपका एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हमने दोनों परिप्रेक्ष्य में पढ़ चुके हैं। मार्केट एमपी यानी मार्केट प्राइस और एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसमें जो छूटे हुए कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। पहला आता है आपका निजी आय यानी पर्सनल इनकम। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के अनुसार निजी आय वह आय है जो निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली कारक आय तथा सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण और शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण का जोड़ है। तो जो इसमें सीएसओ के अनुसार जो है कि सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली कारक आय। तो कारक यानी उत्पादन के जो साधन हैं, चार साधन हैं। भूमि के उपयोग के बदले में जो पारितोषिक या जो धन दिया जाता है उसको आपका लगान कहते हैं यानी रेंट। श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, और उद्यम को लाभ मिलता है इनके कार्य करने के बदले जो धन दिया जाता है। भूमि ये आपके उत्पादन के साधन है, तो इनको जो आय प्राप्त होती है उसी को आपका कारक आय कहते हैं। तो निजी आय में तो निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली कारक आय, और सरकार द्वारा वर्तमान हस्तांतरण जो सरकार निजी क्षेत्र को सब्सिडी छूट ये देती है, और जो शेष विश्व से यानी उसको विश्व के द्वारा जो हस्तांतरण आय प्राप्त होती है उसका जोड़ को आपका निजी आय कहते हैं। निजी आय बराबर निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पादन से प्राप्त आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय। यानी विदेशों से शुद्ध साधन आय का मतलब यह है कि कुछ लोग जो फॉरेन के यानी विदेशी होंगे वो भारत में काम करेंगे, तो उनके बदले में कुछ देना पड़ेगा, कुछ जो आय देना पड़ेगा वो घट जाएगी। और जो कुछ जो निजी क्षेत्र के लोग जो विदेशों में कार्य करते हैं उनको उनके कार्य के बदले में जो पैसा मिलेगा तो वो आपका भारत आएगा, तो उसको जोड़ देते हैं। तो शुद्ध यानी आपका जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसमें जो घटा है इसको घटा के आपका आयात निर्यात में से आयात को घटाने पर जो बचेगा उसको आपका शुद्ध चालू हस्तांतरण शुद्ध साधन आय कहेंगे। तो इसमें निजी आय बराबर निजी क्षेत्र को घरेलू क्षेत्र से प्राप्त आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय, सरकार से चालू हस्तांतरण तथा शेष विश्व से शुद्ध हस्तांतरण आय प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, इस सब का जोड़ आपका निजी आय यानी पर्सनल इनकम कहलाती है। अब आपका अगला जो कंसेप्ट है वो है व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम। तो दो चीज़ें हैं, एक है आपकी
निजी आय यानी प्राइवेट इनकम, जो निजी संस्था भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जो पर्सनल इनकम होगी वो आपका निजी पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय में आपका निगम कर को घटा देंगे, अवितरित व्यावसायिक लाभ को भी घटा देंगे, माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान प्लस अंतरण भुगतान। तो निजी आय में जो इन चीज़ों को, इन सब को घटाने के बाद राष्ट्रीय आय में जो नेशनल इनकम है उसमें हम निगम कर, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, अवितरित व्यावसायिक लाभ, क्योंकि व्यवसाय में जो जो प्रॉफिट बच जाता है उसको विभिन्न व्यक्ति जो संगठन है उसमें बांटना पड़ता है, और सामाजिक सुरक्षा अंशदान, क्योंकि जो प्राइवेट इनकम है उसमें कुछ अंशदान सरकार को देना पड़ता है। तो इन सब को घटाने पर जो आय बच जाती है वो व्यक्तिगत आय कहलाएगी। तो व्यक्तिगत आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस दिए गए फंड, फीस व जुर्माना। तो व्यक्तिगत आय में जो आय होती है उसमें पहले तो इनकम टैक्स, भवन कर, प्रत्यक्ष कर में यही चीज़ें आती हैं, इनको घटा देते हैं। और कभी कभी सरकार आपका जब कुछ नियमों का उल्लंघन होता है तो दंड या जुर्माना लगाती है, उसको भी व्यक्तिगत आय में घटा देते हैं। तो व्यक्तिगत आय पर्सनल डिस्पोज अब आती है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, यानी जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय है जो व्यक्ति को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा सरकार द्वारा आरोपित करों के भुगतान के बाद व्यक्ति के पास बच जाती है। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी जो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है। व्यक्तिगत आय में आपका प्रत्यक्ष कर घटा देते हैं और सरकार की विविध प्राप्तियां को भी घटा देते हैं। तो ये आपका व्यक्तिगत आय कहलाएगी। अब आता है आपका राष्ट्रीय प्रयोज्य आय यानी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो किसी देश की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय उस देश के राष्ट्रीय आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तथा शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय का जोड़ होती है। अर्थात राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बराबर राष्ट्रीय आय यानी साधन लागत पर दो चीज़ें होती है। एक होता है आपका एमपी यानी मार्केट प्राइस, दूसरा होता है एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत। तो राष्ट्रीय आय को आपका जो साधन लागत पर जो आय निकलती है उसी को आपका नेशनल इनकम कहते हैं। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य राष्ट्रीय आय यानी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त साधन आय प्लस आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण का जोड़ आपका राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहलाती है। तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय की सकल तथा शुद्ध धारणाएं। शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय को ज्ञात करने के लिए निम्न साधन लागत के अनुसार शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी राष्ट्रीय आय में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों तथा विदेशों से अन्य चालू अंतरणों या पूंजीगत अंतरणों को जोड़ना पड़ता है। शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय यानी NNDI यानी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम राष्ट्रीय आय प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस शेष विश्व से चालू अंतरण। शुद्ध राष्ट्रीय आय दूसरा है शुद्ध राष्ट्रीय आय में स्थिर सभी पूंजी के उपभोग को जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय NGND यानी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को ज्ञात किया जाता है। तो GNDI यानी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बराबर होता है आपका NNDI यानी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस स्थिर पूंजी का उपभोग, फिक्स्ड कैपिटल कंज्यूमपेशन। तो ये आपका कहलाता है राष्ट्रीय
PRUGI, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, NDI। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका राष्ट्रीय आय के जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहीं पर पूरा होता है। अब हम इससे आगे आपका राष्ट्रीय आय का मेजरमेंट यानी राष्ट्रीय आय को कैसे मापते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट के बारे में बना चुका हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो तो मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।